चैनल फैक्ट नोट्स। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मैं लाइव मॉक देने वाला हूँ। मैंने लाइव मॉक फिनिश कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया, कितना स्कोर रहा और कहाँ पर गलतियाँ हुई। तो हमने क्या किया था, हमने आपको वीडियो कुछ देर पहले अपलोड किया था रिगार्डिंग मैथ्स, जिसमें हमने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रीजनिंग में कितना स्कोर रहा। रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट था 23 आउट ऑफ 25, उसमें 22 क्वेश्चन सही थे, एक गलत हुआ, 43 मार्क्स। जीएस में मैंने 17 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 11 सही हुए, 6 गलत हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ की बात करते हैं। 17 मिनट काफ़ी जल्दी किया था, आपने उस वीडियो को देखा भी होगा। इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है। गलत क्या, सिली हुआ होगा, तो देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। कोई ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ होगा जिस पे उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, या कुछ हो सकता है मिस्टेक। और इंग्लिश में मैंने 24 किए थे, एक सही हुआ। इंग्लिश सरप्राइजिंग था मेरे लिए, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना ठीक ठाक हो जाएगा। खैर, आउट ऑफ 155.5 स्कोर रहा। देखिए, मेन पॉइंट क्या है कि जिन चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है वो ये है कि आप अपनी स्पीड पर ज़रूर काम करें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब क्वेश्चन को करते हैं तो लिखने पर भी ध्यान नहीं देते हैं। जब आप मुझे देखेंगे पर्सनली तो आप ऐसा महसूस करेंगे मैम 90% चीज़ें जो होती हैं वो 90 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 30 to 40% चीज़ें जो होती हैं वो मैं ब्रेन में कर चुका होता हूँ। तो ये एक लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद आता है। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्वेश्चन रटने चाहिए, मतलब रट जाने चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप इन 17-18 मिनट में मैथ्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये बड़ी चीज़ है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मैथ रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगा है, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्यों, अब चलो ये भी देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है मैथ्स में लेके। कौन सा क्वेश्चन मैथ्स में गलत हुआ, आई थिंक कौन सा गलत हुआ है, कोई सिली हुआ होगा, ऐसा कोई कंसेप्चुअल कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था नहीं उसमें, बट स्टिल देख लेते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जिसने मेरा ये 100% स्कोर को ख़राब किया। ट्रिग्नोमेट्री, ओह ये क्वेश्चन तो इसका फिर वन आंसर होगा आई थिंक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि वो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी, कॉट ए का जो फार्मूला हो कॉट ए प्लस बी प्लस सी होता होगा, तो उसमें वन आता होगा। 0 या 1 में से एक ही आंसर होता है, तो मैंने शायद गलत कर दिया होगा। खैर, तो बस आपको बस यही बताना है कि आपको जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, जितना जल्दी हो सके, और गलती कम से कम करनी है, ठीक है। पढ़ते रहिए। बाकी जब इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम इसको डील कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन को बता रहे होंगे कि कैसे हम किन क्वेश्चन को कैसे किया है, कहाँ पर हम क्या कर सकते थे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता भी देता हूँ। जैसे मैथ्स की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कोई एडवर्ब ऑफ, इसी तो खैर कोई नहीं, यहाँ पर जैसे नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन था, ये था कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 692। ये क्वेश्चन ये था 692 की पावर 748, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं। तो हाँ, शुरू करते हैं। इसमें ये बोला था, मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस यहाँ दिख रहा है तो मैंने कैसे किया था। आपको पता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसकी जो पावर्स होती है उसको आप 4 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर आए उसकी, जो उसका यूनिट डिजिट है, जितना यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, जितना यहाँ पर रिमाइंडर आएगा यूनिट की पावर उतनी कर दीजिए। जैसे 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 18 बार जाएगा, 72, 2 बचा 28, 4 से 28, रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 हो तो यूनिट की पावर 4 कर दीजिए। तो 2 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, 16, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 16, 6 आंसर आएगा। लेट सपोज लिखा होता 692 और यहाँ पर होता 183 होता, मान लीजिए सपोज करिए कि क्वेश्चन होता, आपसे पूछता कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, दिस टर्म। तो आप क्या करते हैं, 4 से इसके पावर को डिवाइड करते,
4 से आप डिवाइड करोगे तो जाएगा 4 चौको 16, 2 3 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आया 3। रिमाइंडर 3 आया कि तो 2 की पावर कितनी करनी है 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ लिखा होता 165, तो आपको पता है 5 की कोई भी पावर कर लीजिए 5 ही आएगा। मान लीजिए 3 लिखा है और इसकी पावर 183 लिखा था, या मान लीजिए 173 लिखा था। क्वेश्चन गिवन है 163 की होल पावर 173, आपको यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी जो पावर है 173 उसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड आप कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 4 चौको 4 4 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर 13 बनेगा, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 172, तो रिमाइंडर आएगा 1। 3 की पावर 1 कर दीजिए, कितना आएगा, इसका आंसर 3 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना होगा इसका 3 होगा। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी हो, मान लीजिए लिखा है 163 की पावर 376 प्लस 169 की पावर 375, आपसे पूछा रिमाइंडर इन दोनों का सम का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे पूछ लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया क्वेश्चन को। बहुत आसान, कुछ नहीं करना, आपको इसका निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड करिए इसको तो बनेगा 4 नीम 36, 1 50 16, 4 चौको 16, मतलब ये नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 3 की पावर इसको 4 लिखेंगे हम, प्लस यहाँ पर इसको करेंगे तो ये जब डिविजिबल था तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा। कैसे आप समझ जाएंगे 4 से 1 डिवाइड करेंगे तो 4 नीम 36, 1 बचा 15, 4 3 बार रिमाइंडर आया 3, तो 9 की पावर 3। 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 3 9 3 27 3 81 1। 9 की पावर 3 कितना होगा, 9 3 27, 9 निमा 81 निमा 729, 9 9 1 10, तो आंसर यूनिट डिजिट कितना आया 0। यहाँ पर 0 ही लिखा था मैंने, तो 0 आ गया सरप्राइजिंगली। खैर इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक रटने की ज़रूरत नहीं है कि 6 की पावर कुछ है तो वही आता है, कुछ ज़्यादा आप उसमें मत पढ़िए। जैसे कभी कभी क्या होता है 6 की पावर कुछ लिख दीजिए तो उसका 6 ही होगा, 6 की पावर 5 कर दीजिए तो 6 36, तो हमेशा 6 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 6 ही याद है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जितना कम पढ़ना पड़े, दिमाग में जो चीज़ें ईजिली हो जाएं, कंसेप्चुअली आप जितना मजबूत होंगे उतनी आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो बढ़िया सा मिल गया, बार ग्राफ देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, खैर ये तो जो भी था इसको तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें है नहीं। जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे लगता है कि सिंप्लीफिकेशन जैसे था सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं पता चल पाएगा, सॉरी। पाई चार्ट नहीं, पैराजम इंटरेस्ट का सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था क्वेश्चन ये गिवन था कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अमाउंट था 8377। आफ्टर 2 years एट 8 पर। मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं बता दूंगा बहुत आसानी से। खैर क्वेश्चन आ जाने दीजिए, मैं मुझे लगता है कि तभी ये क्वेश्चन बता देता हूँ इजीली, काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। उसने क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में इसने बोला था अ शीट, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अ शीट इज़ यूज टू मेक अ राइट सर्कुलर कोन shaped toy having radius of the base 12 centimeter and height 35 centimeter, totally covered from outside including the base। ये important term है, totally covered from outside including the base। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो आपका कोन है, ठीक है, जो आपका कोन है वो कैसा है, कुछ इस तरीके से, मैं अभी देखो कुछ इस तरीके से है, आपका जो कोन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये पूरा कवर्ड है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये पूरा कैसा है, कवर्ड है। जब आप इस कोन को देखेंगे, ये 3D फिगर है एक्चुअली, ये 3D फिगर है, तो आप इसको देखेंगे, आपने देखा होगा
किसी कोनिकल को, वो चारों तरफ से बंद है, आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम को बस इस लेवल तक भर के उसको बराबर कर दीजिए, सपाट कर दीजिए, तो वो जो बनेगा वो कर्व टोटल ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इसके ऊपर जो भी उसने पूछा शीट कितनी लगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस कोन का अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो वो कितना होता है पाई आर एल, उतनी शीट लगी होगी, am I राइट। और नीचे का जब आप कवर कर रहे होंगे ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये, तो इसमें क्या होगा, इसको जब आप कवर करेंगे तो ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये 3D फिगर है, मैं आपको 3D डायग्राम से भी समझा दूंगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो इतना एरिया जो होगा वो किसके बराबर गिवन था, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक एक्स नंबर ऑफ सच टायर्स इज रुपीज़ 940 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रुपीज़ नहीं होगा, ये एरिया था, ठीक है, क्योंकि 9,240 रुपीज़ होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये एरिया था। उसने बोला कि इस टॉय को बनाने के लिए, एक टॉय को नहीं, एक्स नंबर ऑफ टॉयज़ को बनाने के लिए टोटल कर्व एरिया जो था वो इतना लग रहा था। आपने क्या किया कि एक का निकाल लिया, कितना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर इंटू एक्स नंबर ऑफ टॉयज़ का एरिया कितना था 9240। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि उसने आपको क्या क्या दिया था, वो सबसे बड़े पॉइंट है। उसने आपको रेडियस दे रखी थी कितनी 12, हाइट दे रखी थी कितनी 35, लेकिन आपको चाहिए क्या था एल चाहिए था, क्या चाहिए था एल, एल कितना, क्या क्या होता है स्लांट हाइट, तिररे कुछ है, वो कितना, ये 90 डिग्री है, 90 ही होता है, 12 35 तो 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 का, इसको याद कर लीजिए, तो ये 37 बनेगा। देखिए मैंने, जब आपने देखा होगा, जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो ये सब कुछ नहीं बनाया था, ब्रेन में ही ये फिगर बन गया, और मुझे ये पता था कि 12 35 37 का ट्रिंगल होता है। पहले फर्स्ट राउंड में जब मैंने किया तो ये पाई आर स्क्वायर मिस हो गया था, सेकेंड राउंड में मुझे ये बात पता थी कि इसका यही होता है, तो ये आपको लॉन्ग प्रैक्टिस के दौरान चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर कितना गिवन था 12, एल प्लस आर, एल प्लस आर कितना है, एल प्लस आर 37 प्लस 12 49 इंटू एक्स इक्वल टू 9240। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 जाएगा, 77 टाइम्स, 9 से तो 13 सती 91, 7 दूनी 14, 12 से 12 ग्राम 32, आपको पता होना चाहिए 12 से 11 बार जाता है 132, 22 पंचे, एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ से एक्स कितना है 5। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या याद क्या करना है। 11 की टेबल 10 तक लोग पढ़ते हैं, आपको 12 13 तक भी पता होनी चाहिए। जैसे ये 13 बराबर 143 होता है, 12 बराबर 132 होता है, 11 ग्राम तो 121 सबको पता है, 12 13 में कितना होता है 156 होता है, ठीक है, 15 12 में कितना होता है 180 होता है, ठीक है, 36 पंचे कितना होता है 180 होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको ये टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। 22 की टेबल, 35 की टेबल है, 36 की टेबल, कुछ हद तक इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको वो चीज़ पता हो जाएगी इसका मतलब इतना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अलजेब्रा पर आते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, देन पी एंड पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यूब इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। हमने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जब होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC होता है। ये कंडीशन आपने पढ़ी, उसी को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। इसकी वैल्यू आपको पता थी पी क्यूब क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3PQR बनेगा, 3PQR बनेगा। इसकी वैल्यू 144 गिवन थी, तो PQR कितना बनेगा 48 बनेगा। तो PQR की वैल्यू 48 आप यहाँ पर पुट करोगे तो -8 करोगे, कितना आएगा 40। अब ये सवाल बनेगा कि यहाँ पर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यही ये क्यों होता है, तो इसका एक फार्मूला है कंप्लीट। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है।
अब आप यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करोगे तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये माइनस का टर्म उस राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जो कि यही बनेगा जाके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, शायद ये था p बराबर 2 प्लस रूट थ्री क्यू इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री। आपसे पूछा था 2pq प्लस 1/p प्लस 1/q। ये क्वेश्चन गिवन था और आपसे ये पूछा था। हमने क्या किया था, हमने इसको एलसीएम ले लिया p/q। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2p² q² प्लस ये इधर जाएगा q प्लस p। ये आपको पता है p प्लस क्यू कितना होगा, इसको ऐड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, तो ये 4 आ गया प्लस 2p² q²। या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे होल स्क्वायर पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बात तो एक ही है। मैं कहने का मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2 कर लो या 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर लो, तो इसका भी वैल्यू वही आएगा जो इसका आएगा, इसका भी 36 आएगा और इसका 4 गुणित 9 आएगा 36। कहने का मतलब दोनों बातें सेम है, तो वही हमने यहाँ पे किया। p इंटू क्यू करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का 3, तो कितना आएगा 1। तो पी की वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 2 2 प्लस 4 कितना है 6 और नीचे कितना 1, तो आंसर कितना 6। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो उनके क्वेश्चंस को ढंग से समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, गलती नहीं करनी है। आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, पता चला आपने 2 मिनट वेस्ट किया और आफ्टर गिविंग 2 मिनट आपको मिल क्या रहा है 0, बल्कि माइनस में 2.5 लेके जा रहे हो 0.25, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा ना। जो करो सही करो, चाहे क्वेश्चन छोड़ दो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रॉफिट लॉस में देखते हैं। ये क्वेश्चन था, एन आर्टिकल इज मार्क 25% अबव इस कॉस्ट प्राइस। CP अगर 100 था, चलो मैं फ्रैक्शन से मान लेता हूँ 4 था, तो SP कितना था, MP कितना था, मार्क प्राइस 5 एंड इज सोल्ड एट रुपीज़ 1400। SP कितना बना 1400 रुपीज़, ये हमने यूनिट में माना है। इफ़ द प्रॉफिट अर्न इज रुपीज़ 200, देखिए प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है, इसका मतलब ये है कि CP प्लस 200 रुपये बराबर 1400 था, तो CP कितना रहा होगा 1200 रहा होगा। भाई आपसे उसे बोला है इफ़ द प्रॉफिट अर्न इज रुपीज़ 200, आपने 200 रुपये का प्रॉफिट लिया है और बेचा उसको 1400 रुपये का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 1200 रुपये रहा होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 5 की यूनिट कितनी होगी 1500, 4 थी या 12, 5 थी या 15। देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। 1500 रुपये 1400 रुपये का कितना परसेंट है, देखिए मैंने उसको बहुत आसानी से मार्क कर दिया था 112.5%। क्यों, सॉरी 107 समथिंग किया था जहाँ तक मुझे याद है। क्यों, क्योंकि देखो 1500 था, 1400 से पूछा था 1400 का कितना परसेंट होगा, आपको पता है 1400 को 1400 कितना परसेंट 100%। अब इसमें बचा कितना 100 रुपये बचा है, आपको पता है 100/1400 जो आप करोगे तो परसेंट 1/14 कितना होता है 7.28, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, तो बस उसी का यूज़ करके 7 यहाँ पर और जोड़ दो तो 107 बन जाएगा। बहुत ईजी था, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैथ्स को भी रटना ही पड़ता है, इनडायरेक्टली यही कह सकते हो। खैर बॉक्सेस मुझे याद नहीं क्वेश्चन की क्या था। बाय सेलिंग अ स्वीट बॉक्स द शॉपकीपर गेट्स 17% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ स्वीट बॉक्स इज, डेटा गलत होगा, खैर इसमें इसको देख लेते हैं, जो भी दिख रहे हैं क्वेश्चन इजली कर लेते हैं। अनुज सोल्ड अ वॉच टू शिवम, अनुज मान लो उसकी 100 रुपये की कॉस्ट थी, CP था अनुज का, उसने शिवम को बेचा कितने पे 130x पे SP। शिवम ने क्या किया, उसको हर्षित को बेचा कितने पे 15% लॉस पे, तो 13x। ये तो बात सभी को समझ में आती होगी, कितना 2210, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 17 से 1 बार, 17 से 3 बार, 17 क्यों 17, 5 बचेगा 51, 17 51, इधर x बराबर कितना आ गया 20। हाउ मच डिड अनुज पे फॉर द वॉच, अनुज की 100x थी, x की वैल्यू 20 है, तो कितना हो जाएगा 20,000।
कैलकुलेशन पे काम करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जॉब के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल में लगभग 60 to 70% से ज़्यादा जॉब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं। किसकी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंट से रिलेटेड का मतलब हुआ कि नंबर्स का गेम आपको आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं। आपको आगे चल के बहुत सारा अकाउंट्स देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, उसमें डिजिट का गेम बहुत बड़ा है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज आप अकाउंटेंट बन जाते हैं, ऑडिटर बन जाते हैं, तो आपको काम क्या करना है? बिल्स पास करना है। अकाउंट्स ऑफिसर बन जाते हैं, आपको बिल पास करना है। बिल्स कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। ऐसा लिखा होगा। अब ये क्या लिखा है देखो, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, ये 400 करोड़ का बिल है। ठीक है, आपको देखना है। और देख के अब जो नया बच्चा होगा वो क्या करेगा? ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जॉब कर भी रहे होंगे और आपको मैथ्स के प्रति लगाव नहीं है तो आपको हो जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एसएससी की जितनी भी जॉब्स हैं इनका ये पार्ट एंड पार्सल है। इसके लिए तो विदाउट इन सब्जेक्ट्स के मतलब स्किल्ड बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन तब भी मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मैथ्स को आपको चाहिए। मैथ्स का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, लेकिन परसेंटेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट देखने पड़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब बड़ी नंबर्स होते हैं तो जिस बंदे ने मैथ्स कम लगाई होती है उसको घबराहट होती है। खैर, कम्स टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मैं देख लेता हूँ, इसमें क्लियर नहीं है। मैथ्स के कोई क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्लियर नहीं है। हाँ, ये देख लें। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 8.5 सेंटीमीटर। If AB equal to 5 centimeter and the radius of a triangle is 6.5 centimeter, then what is the length of CD? उसने जो भी बोला है बस वही करना है। देखिए, अब उसने यहाँ पे कहीं अगर आप देखो कि कॉर्ड्स, अब उसने ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स इतना बोला, आपको पता होना है कॉर्ड सर्किल में ही होती है, तो आपको सर्किल तुरंत बना लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। और उसने ये भी बोला है कि टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन डिफरेंट साइड्स, इसका मतलब है एक साइड में नहीं है। देखो, सर्किल में आपको पता है कि दो साइड्स होती हैं, डायमीटर के, एक उधर वाली साइड, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे करोगे तो एक लेफ्ट एक राइट, अलग अलग साइड पर हैं, तो इसका मतलब एक इधर है जिसे ए बी कह सकते हो आप, दूसरी दिस साइड उसे हम सी डी कह सकते हो। जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसी को फॉलो करना। ये डायमीटर हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्किल होगा ओ मान लो, ए बी 5 है, ठीक है 5 है भाई। और उसने बोला पैरेलल है, पैरेलल है तो बहुत अच्छी बात है, पैरेलल हो गई भाई। पैरेलल है तो पैरेलल का जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 90 डिग्री होगी, हाइट। ठीक है, ये 90, ये 90। आपको पता होना चाहिए कि सर्किल के जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है उससे सामने वाली कॉर्ड पर जब आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में विभाजित करता है। या ये कहें कि किसी भी व्यक्ति के केंद्र से सामने वाली जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सब प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप बस ये समझें कि सामने वाली जो कॉर्ड होगी उस पर किसी सेंटर से अगर कोई लाइन उसको 90 डिग्री ड्रॉ कर रही है तो सामने वाली जो साइड होगी ए बी वो आधी आधी हो जाएगी। अगर वो 5 है तो ये 2.5 और 2.5 में डिवाइड हो जाएगी। ए और ओ की अगर बात करें, यहाँ से अगर आप इसको ओ ए को मिलाओगे तो क्या ये रेडियस ऑफ द सर्किल है आपको कोई, बिल्कुल, जो कि गिवन था 6.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसने ये भी बोला कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी की डिस्टेंस ये थी, और सी डी की अगर बात करें, सी डी, ये सी डी कितनी है आपकी, वो है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको मैंने बताया हाइट ही होती है, और वो कितनी है 8.5। तो ये टोटल कितनी है 8.5, इन दोनों के बीच की जो लंबाई है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। इसको एम मान लीजिए, इसको, ये तो था ही,
इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अच्छा सा लगता है। ये देखिए, इस ट्राइंगल को आप थोड़ा सा इधर पिक कर लीजिए, ठीक है। ये एम है, ये ओ है, ये ए है, ठीक है। ये 2.5 है, ये 90 डिग्री एंड 6.5 है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फिर बताता हूँ आपको, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5, 12, 13 का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप हो गए, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। अगर आप इसको गौर से देखो, 2.5, 6.5, ये पॉइंट, अगर इसमें हम 0.5 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, देखिए किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी पर्टिकुलर नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। लेट सपोज एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5 पाइथागोरियन, आपने इसको तीनों में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बनेगा 6, 4, 8, 10। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? सही रहेगा। तो वही यहाँ पर देखो, तो ये मैंने विजुलाइज किया तो मुझे पता चल गया कि इसका आंसर ये 6 होगा। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू 25 थी, 0.5 एक की आ रही थी, तो 12 की वैल्यू 0.5 करोगे तो कितना आएगा? 6, और 13 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5। तो ओ एम जो आया वो कितना आ गया? 6। टोटल 8.5 थी, तो कितनी बची? 2.5। रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक की पता है, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगी भाई। कितनी थी? 6.5। अब देखो ये वही ट्रिपलेट बन गया, 6.5, 2.5, ये तो ये वाली आ जाएगी उठ के 6। ये 6 मैंने अभी बताया था कि केंद्र से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, केंद्र से सामने वाली जीवा पर डाला गया लंब आधा आधा करता है, तो ये 6, तो ये भी 6 रही होगी। तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल सी डी की लंबाई कितनी होगी? 12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4, 6 एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम रेडियस क्या होती है आपको मैंने इस पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, और इन रेडियस भी बता चुका हूँ, तो बताने की ज़रूरत नहीं। खैर बस ये देख लें, आपको एक फार्मूला पता होने की ज़रूरत है, वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो एक फार्मूला होता आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं, और अगर आपको सर्कम रेडियस पूछे जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो वो होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा, वेयर ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब आपको पता होगा कि क्वेश्चन में आपसे गिवन था ए बी सी, मान लीजिए 4, ये 6 और ये 8 रहा होगा, एक इसमें इन सर्किल था इस प्रकार से मान लीजिए, और एक ये इसका सर्कम सर्किल था, ठीक है। तो सर्कम रेडियस आपसे पूछिए और इन रेडियस पूछिए, ठीक है, ये उसने पूछा है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि यदि मान लीजिए अगर आपको ये ट्रायंगल दिया होता है ABC और साइड दी होती 4, 6, 8, तो आप इसका एरिया कैसे निकालते? एक तो आपके पास तरीका होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट से, दूसरा आपके पास एक फार्मूला आपको पता है, वो ये है एस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एक इसका एक एक्सटेंड वर्जन है, उसमें एस नहीं होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, वो ट्रायंगल ज्योमेट्री में आऊँगा पढ़ाऊँगा, उसमें भी एरिया निकालते, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है उधर से। एस क्या बोलते, एस होता क्या ये भी समझ ले, सेमी पैरीमीटर होता है। सेमी पैरीमीटर इन द सेंस कि परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सम का आधा, 6 + 8 + 4, 8, 6, 14, 4, 18, तो 18 का आधा एस कितना आएगा? 9। एस माइनस ए, इसको मान लो तो 9 में से 4 जाएगा 5, एस माइनस बी 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 3 27, 5 135, या यूँ कहें कि 9 का रूट बाहर आएगा 3, अंदर बचेगा 15। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया आपका, क्या आ गया? 3√15। अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो आर जब आप निकालोगे तो 3√15 आ गया एरिया। एस आपने अभी निकाला था, कितना आया था? 9 आया था। सॉल्व करोगे तो आएगा √15/3। यहाँ से कैपिटल आर निकाल लोगे आप, ए की वैल्यू थी 4, बी की वैल्यू थी 6, सी की वैल्यू थी 8,
4 इंटू डेल्टा, डेल्टा एरिया कितना निकाला अभी हमने, √3 √15। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 2 टाइम्स जाएगा तो 16/√15 बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो आपको हम दिखा देते हैं। 16/√15 माइनस √15/3, 16 3 जा 48 माइनस 15 क्या 15/3 √15। मेरा एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप एलसीएम ये ले सकते थे, इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, वो आपको पता होगा। और 48 माइनस 15 कितना होता है 33/3 √15, कैंसिल आउट करेंगे तो 11/√15 आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेजेस एंड एलिगेशन, ये क्वेश्चन आसान था, उसी पे समझ में आ गया होगा आपको। ये भी आसान है और ये भी मैं बता दूंगा क्वेश्चन जब आएगा। लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा खास नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन पता ही था, पार्टनरशिप क्वेश्चन पूरा नहीं है, टाइम एंड वर्क भी आसान थे दोनों। ये थोड़ा सा ठीक था, मैं इसको बता देता हूँ, बाकी जो आएगा तो बता देता हूँ, बाकी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जो कि मैं करना नहीं चाहता। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको सभी क्वेश्चंस वगैरह लाइव मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल, शेयर एज वेल प्लीज़। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपनी लिखने की स्पीड को बढ़ाइए। मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तब तो मैं बहुत धीमा लिखता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग सॉल्विंग मैथ्स आप जब देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं तेज़ लगता हूँ और मुझे लिखना भी ज़रूरी है। जब आप तेज़ नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जब आपसे वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो आप सॉल्व करेंगे क्या तेज़। तो इसलिए बस देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।